साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप सभी के जनरल स्टडीज में संविधान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट शामिल है, उसको इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान का इस आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जिसे रखा गया है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और इसके साथ-साथ उससे भी महत्वपूर्ण पार्ट, संविधान के प्रमुख संशोधन से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को बहुत सरल सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। इस क्लास को पूरा देखिएगा। इनसे संबंधित कभी भी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो वर्णित है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में देख लेंगे। अगर आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ आपको मिल जाए, इसके अतिरिक्त आपके टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जनरल स्टडीज की क्लासेस को कवर कर रहे हैं, उसका आपको टेस्ट अगर आप चाहिए तो आप हमारा आई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड करके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे भैया, ये जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है, ये किस चिड़िया का नाम है, इस किसे कहते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आप जानते हैं हमारा देश जो है संविधान के अंत से चलता है। संविधान जो कि नियमों एवं कानूनों का पिटारा है, और समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन भी होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो है सामने आते हैं और उन पर कानून भी बनते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र में एक सरकार चलती है, ठीक है, जो पूरे देश पर राज्य करती है, शासन करती है। और अलग-अलग राज्य, हमारे जो अलग-अलग राज्य हैं, उनकी अपनी अलग सरकारें होती हैं। तो वहां पर भी जो है शासन चलता है। यानी कहने का मतलब द्विसदनात्मक हमारे यहाँ सरकार है। ठीक है, अब लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाना होता है, तो कानून किस विषय पर कौन बना सकता है, किसका कानून वैलिड होगा, इस बात का जो है निर्णय यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं। इसका हमारे संविधान में जिक्र किया गया, नहीं तो कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपको मतलब भाई पता चले केंद्र सरकार में, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, और जो है किसी विषय पर कानून बनाने की बात आई, दोनों के बीच विवाद हो सकता है। तो इसलिए विवाद से बचने के लिए सारी चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा गया है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन किन किन विषय आते हैं और उस पर कौन सा जो है कानून बनाएगा, केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उस पर कौन कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उस पर कौन जो है कानून बनाएगा। तो इन सारी चीजों को बहुत सहज तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद होता है वो 246 होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ 248 का अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसद में और राज्य विधानसभाओं में विधि निर्माण की शक्तियां का विस्तार से वर्णन इन्हीं दोनों अनुच्छेदों में दिया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 246 में, ठीक है, तीनों सूचियों संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 248 में किसका जिक्र है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूची प्रणाली यानी 3 लिस्ट सिस्टम का पहली बार प्रयोग किया गया। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, बहुत मजा आएगा और हम सब लोग बहुत आसानी से यहाँ पर समझने वाले हैं। चलो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें संघ सूची, जी हाँ, संघ सूची जैसा कि हमने बताया कि ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार यानी संसद जो है हमारी, वो कानून बनाती है, उसको हम संघ सूची कहते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है विषय की प्रकृति, ऐसी विषय, वे विषय जिनका संबंध राष्ट्रीय महत्व से हो। समझिएगा बात, जो राष्ट्रीय महत्व से, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो, उन पर जो कानून बनाएगा, जो कानून बनाया जा सकता है वो किसके द्वारा बनाया जा सकता है, संघ सूची के अंतर्गत बनाया जा सकता है। यानी संघ जो है, यानी ये संघ सूची के अंतर्गत संसद जो है कानून बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज दिया गया है, विधि निर्माण कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास है। क्योंकि आप जानते हैं
कि हमारे जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश पर शासन करती है, ठीक है। और जो है बाह्य मामले हों, ठीक है, विदेश के मामले हों या फिर राज्य स्तर के ही कोई ऐसा मामला हो जो राष्ट्रीय महत्व को रखता हो, उस पर कानून बनाएगा। और कौन कौन से विषय हैं आगे हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए। अब जब हमारा संविधान बना था उस समय 97 ऐसे जो है कानून दिए गए थे, विषय दिए गए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, संघ सूची के अंतर्गत संसद को था, ठीक है। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ, कुल मिलाकर के अब 98 हो गए, 98 यानी प्रविष्टियां बढ़ गई हैं, यानी ऐसे विषय शामिल हो गए हैं जिस जो कुल एक और विषय बढ़ गया है, यानी अब 98 प्रविष्टियां ऐसी हैं जो संघ सूची के अंतर्गत है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के बाद इसमें 5 बार संशोधन अभी तक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम भाई, अभी तक तो हमने देख लिया संघ सूची को, अब हम देखेंगे राज्य सूची को। ध्यान समझिएगा मेरे भाई, राज्य सूची, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, यानी ऐसे विषय की प्रकृति, ऐसी सूची में क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, ठीक है। जिसमें ऐसी सूची में क्षेत्रीय व स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य विधान मंडल को होता है, ना कि जो है केंद्र सरकार को। हालांकि विशेष परिस्थितियों में केंद्र को भी जो है अधिकार है, लेकिन जो एक आधिकारिक रूप से देखा जाए तो क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व की जो चीजें होती हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य विधान मंडल को होता है। उसके पीछे कारण है, आप जानते हैं क्षेत्रीय स्तर पर हमारा देश अनेकता में एकता है, विविधता बहुत ज्यादा है। तो विविधता है तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कोई कानून जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, वहां की परिस्थिति के लिए है, उत्तराखंड की परिस्थिति के लिए है, वो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में सही होगा, या फिर गुजरात की परिस्थिति में सही होगा, या केरल की परिस्थिति में सही होगा। तो अलग अलग हमारा देश देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, स्थितियां अलग हैं, लोगों के रहन सहन, उठने, बात, व्यवहार, विचार, बोली भाषा अलग है। तो उनके अनुसार उनके जो है महत्व की जो चीजें हैं, क्षेत्रीयता को उनके महत्व भी देना है। महत्व कौन दे सकता है, राज्य की सरकार दे सकती है, ठीक है। तो इस पर जो स्थानीय महत्व की जो चीजें होती हैं उस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार, यानी राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब इसमें लोक सब व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय कृषि, लोक स्वास्थ्य, ये सब विषय अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से जैसे हमारे जो है संघ सूची में, जब हमारा संघ सूची थी तो उस समय 66 ऐसे विषय मतलब जो हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय राज्य सूची में 66 ऐसे विषय थे जो जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, राज्य सरकार को था, ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनता था। लेकिन अब इसमें कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा कुल मिलाकर के 59 प्रविष्टियां ऐसी बची हैं, 59 जो है ऐसे आर्टिकल बचे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यों को है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर समझते रहे भाई। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हमने राज्य सूची देख लिया, संघ सूची देख लिया, अब बात आती है समवर्ती सूची को। समवर्ती सूची जो साथी जानते हैं उनको तो बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। समवर्ती यानी समानवर्ती, ठीक है, सूची, यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट जिनको हम कह सकते हैं, यह तीसरी सूची है। इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, समझ लीजिएगा बात। यहाँ पर संसद एवं राज्य विधानमंडल को जो है कानून बनाने का अधिकार बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि यार अगर ऐसा है कि राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकती है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, किसी विषय पर वो अपना अलग अलग मत रखते हो, तो क्या ऐसे में जो कानून बनेगा वो कैसे चलेगा, तो उसका क्या प्रावधान होगा, ठीक है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे, पहले अभी इतना समझते रहिए, उस पर भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रविष्टियों की बात आती है, यानी 47 ऐसे विषय थे जिन पर समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए थे, लेकिन राज्य जो सूची थी जिससे घटा करके बहुत सारे जो विषय थे उनको कहाँ पर डाल दिया गया, यहाँ पर देखिए 66 विषय थे ना, ये 59 बचे थे, तो बाकी विषय कहाँ पर आ गए, बाकी विषय आ गए भैया समवर्ती सूची में। बहुत सारे विषय समवर्ती सूची में शामिल हो गए, यानी 47 प्रविष्टियां मूल संविधान में थी समवर्ती सूची के अंतर्गत, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
5 प्रविष्टियां जोड़ दी गई और बन गया अब कितना, ये 47 से 52। कितना बन गया, 47 से 52 बन गया। यानी 52 ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मित्र, अब आप इतना जानते रहिए, अनुच्छेद 246 अभी हमने बताया था कि 2 अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 246 और यहाँ पर देखिए 246, यानी देखें तो 2 4 6, अनुच्छेद 246, दो दूनी 4 दो तिहाई 6, यानी 246, अनुच्छेद 246, जिसमें संघ सूची का वर्णन है, राज्य सूची का वर्णन है, ठीक है, समवर्ती सूची का वर्णन है। और संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, केवल संसद बना सकती है। राज्य पर देखिए राज्य विधानमंडल तथा साधारण स्थितियों में, ये अन्य स्थिति है भाई, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून केंद्र बना सकता है, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। जैसे आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है, या फिर जो है राष्ट्रपति का शासन हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सूची से संबंधित विषय जो होते हैं उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, किसको होता है, केंद्र को, यानी संसद को होता है भाई, तो ध्यान रखना। और समवर्ती सूची में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों जो है कानून बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना, अगर बाय द वे जैसे अभी हमने कहा कि कानून तो बन गया, ठीक है, कंकरेंट सूची में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गई कि कोई विषय पर कानून बनाना है, राज्य सरकार अपने में और केंद्र सरकार अपने में कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो किसका वैलिड होगा, यहाँ पर देखिए भैया, वैलिड होगा संसद का, सर्वोच्च पावर है भैया, सुप्रीम पावर है संसद, तो उसके द्वारा बनाया गया कानून वैलिड होगा, राज्य वाला नहीं मान्य होगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जीत किसकी होगी, संसद की होगी, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वो जो है वहां पर आप देखें तो केंद्र का शासन है। यदि किसी विषय पर संसद या राज्य विधानमंडल के कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून को ही वैध माना जाता है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर जान लीजिए। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमने आपको बताया, संघ सूची के अंतर्गत जो विषय है एकदम निर्धारित है, जो है उनको रखा गया, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उनको निर्धारित उनको रखा गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत उन सारे विषय रखे गए हैं, वो निर्धारित है। लेकिन बाय द वे कुछ ऐसा विषय हो जो इन पर इनसे अलग हो, ऐसा कोई विषय भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी थोड़ी नहीं, समय के साथ साथ में, आवश्यकता के साथ साथ में चीजें नई नई पनपती रहती हैं। अगर ऐसी कोई विषय आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा, यहाँ पर देखिए भैया, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अगर ऐसे विषय जो संघ समवर्ती और राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है उन पर विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। यानी ऐसे विषय जिन विषयों को राज्य समवर्ती या संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है, अगर उसमें कानून बनाने की स्थिति आ गई तो कौन कानून बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक है। इस शक्ति के अंतर्गत उन विषयों पर कर यानी टैक्स इंपोजिशन का भी जो है यहाँ पर देखें अधिकार भी संसद के पास होता है, मतलब टैक्स टूक्स सब लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें संघराज्य क्षेत्र का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघराज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र का शासन। अगर यहाँ की बात की जाए, जहां तक संघराज्य क्षेत्रों का प्रश्न है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह उनके संबंध में सभी विषयों पर कानून बना सकती है, चाहे वह राज्य सूची के ही विषय क्यों ना हो। समझिएगा बात भाई, चूंकि जाहिर सी बात है सरकार तो उन्हीं की है, केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र का शासन है, तो चाहे राज्य सूची के अंतर्गत विषय आए या केंद्र सूची के अंतर्गत विषय आए, दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है किसको, संसद को। तो यानी एक बात आप ध्यान रखना कि भैया संसद जो है एक बहुत ही सुप्रीम पावर है, उसको आप नकार नहीं सकते। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों और सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शक्तियों के वितरण के लिए 3 सूची प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में द्वारा किया गया, जाहिर सी बात है किया गया, सही है भाई। चलो अनुच्छेद 248 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 248 जो दूसरा अनुच्छेद है उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां उन विषयों पर कर जो कर लगाने की शक्ति शामिल है जो किसी सूची में वर्णित नहीं है, और यह शक्ति विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों के पास होती है। क्या ऐसा है, नहीं भैया, ये किसके पास होता है, केंद्र के पास, यानी संसद के पास, ठीक है, ये पावर संसद के पास। तो यहाँ ये गलत हो गया। अब बात आती है समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा
बनाए गए कानून में विरोध होने पर यदि राज्य का कानून पहले पारित हुआ तो वही लागू होगा, क्या ऐसा है? नहीं भैया, पहले हो चाहे बाद में लागू, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो लागू किसका होगा? केंद्र का, यानी संसद का। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है केवल एक। चलो अब देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है। ठीक है, अब भाई आ जाओ, ये देखो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियां, यहाँ पर आप देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे किस विषय में कौन सी सूची शामिल है। ठीक है, संघ सूची में कौन से विषय है, राज्य सूची में कौन से विषय है, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रतिरक्षा, ठीक है, रक्षा से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? केंद्र में। विदेशी मामले, विदेश, विदेश की बात राज्य से संबंधित नहीं होती भाई। ठीक है, राष्ट्रीय हित की बातें हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये किससे संबंधित है? इसमें केंद्र सूची में यानी संघ सूची में शामिल है। नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता ऐसा तो है नहीं राज्य की अलग नागरिकता, केंद्र की अलग नागरिकता, यहाँ पर तो एक ही होता है। और उससे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसमें है? संघ सूची में शामिल है। किसको है? संसद को है। संचार, संसद को, संसद संचार, याद रखना भाई। परमाणु ऊर्जा, राज्य के स्तर पर ये नहीं होता भाई, ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। ठीक है, उसके साथ साथ युद्ध, युद्ध अगर होता है, अभी हुआ था ना मई में, तो फिर इस पर कौन विषय ले रहा था? कोई राज्य, पाकिस्तान से युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस पर कौन डिसीजन ले रहा था? केंद्र सरकार ही तो ले रही थी, राज्य सरकार तो ले नहीं सकती है। ठीक है, खनिज, कोई खुदाई हुआ भैया, मिल गया कोयला, मिल गया सोना चांदी, तो उस पर टैक्स वैक्स और लगाएगा कौन? कौन लगाएगा? केंद्र। बीमा की बात आएगी तो केंद्र लगाएगा। ठीक है, शेयर बाजार केंद्र से संबंधित है, म्यूचुअल फंड, सही सही है। ठीक है, रेलवे केंद्र के अधीन है। डाक एवं तार, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक, विदेशी जो है व्यापार, ये सब किसके अंतर्गत है? विदेशी। जहां पे आ जाए आंख मूंद की भाई लगाओ, केंद्र यानी संघ सूची। अब बैंक आ गया, बैंक कंफ्यूजन कर सकता है। आरबीआई को याद रखना भाई, बैंकिंग व्यवस्था किसके अंतर्गत अधीन है? ये संघ सूची के अधीन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो जनगणना, अभी आप देख रहे हैं केंद्र की अलग जनगणना, राज्य की अलग तो होती नहीं है। केंद्र का ही 2011 के बाद फिर से सेंसस हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। डाकघर बचत योजना आप सब जानते हैं, तमाम अलग अलग योजनाएं चलती हैं, कन्या सुमंगला और पता नहीं क्या क्या योजनाएं चलती हैं। स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी जो होता है वो सब केंद्र से संबंधित है। मुद्रा, रुपया का क्या महत्व होगा, घटेगा बढ़ेगा, अलग 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 प्रदेश जो है प्रदेशों के अलग अलग मुद्रा तो होती नहीं है। ठीक है, विदेशी ऋण, और ऋण भी अगर विदेश से लेना है तो राज्य थोड़ी लेगा कि चलो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए पाकिस्तान से कर्जा मांगे, बांग्लादेश से कर्जा मांगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि उनके पास है ही नहीं, देंगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें भी ध्यान रखनी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके पास यहाँ पर हमारा जो है इस पर कौन कर सकता है, एक्शन ले सकता है? जो हमारा केंद्र। रिजर्व बैंक के ऑलरेडी बताया मैंने। आयकर, कृषि से भिन्न जो इनकम टैक्स लगता है, आयकर इनकम टैक्स, जो अभी स्लैब बनेगा, जब आप नौकरी में आएंगे 1 लाख वेतन जब आपको मिलेगा तो उस पर जो टैक्स लगेगी, उस पर टैक्स किसके स्लैब के अनुसार लगेगी? राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार के, यानी संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, केंद्र, निगम कर, सेवा कर, सेवा ये सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी, लॉटरी, अवशिष्ट विषय, ये सब क्या है? इन सब पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब राज्य के कुछ विषय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था से मतलब आप समझिएगा बात को बहुत ध्यान पूर्वक। लोक माने होता है जन कल्याणकारी, कोई योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, उन पर कोई कानून बनाने का जो प्रावधान है वो जो है राज्य स्तर पर की जाती है। जैसे अभी आप बिहार में देखे थे 10,000 रुपया बटा था लोक कल्याण के लिए। और उसके बाद इसी तरीके से अलग अलग पेंशन योजनाएं तमाम, और अलग अलग राज्यों में समाजवादी पेंशन इससे पहले चलती थी। ठीक है, और भी तमाम ऐसे लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए जो योजनाएं चलती हैं, अभी भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उन पर जो कानून बनाने की व्यवस्था है वो किसके द्वारा है? राज्य की है। क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजें होती है। राज्य की अपनी खूबसूरती है, वो लोकल स्तर पर कार्य करता है, और किस मतलब जनता को क्या आवश्यक है, जरूरी है, शायद वो बेहतर जानता है अपेक्षाकृत केंद्र के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा है। तो यहाँ पर पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस। ठीक है, तो पुलिस भैया केंद्र से संबंधित होती है, सीआरपीएफ नहीं समझिएगा। कारागार, ये कंफ्यूजन कर सकता है आपको, जो कारागार राज्य के अंतर्गत रखा गया है ये केंद्र का विषय हमको लग सकता है, लेकिन किसके अंतर्गत है?
कारागार राज्य का विषय है। भूमि राज्य का विषय। स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय स्थानीय शासन, गांव में जो प्रधान और बीडीसी और उनका चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्य का भी होगा भैया, चलेंगे भैया, जिला पंचायत सदस्य बनी है, ठीक है, खूब गाना वाना बजी। प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेला, ठीक है, सट्टा व जुआ, पशुपालन, भेड़ बकरिया, गाय भैंसे, ठीक है, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। सिंचाई, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार आप जानते हैं कि अब चूंकि हमारा भारत विविधता है, अलग अलग विविधताओं में एकता है, तो सिंचाई के संसाधन अलग हो सकते हैं। कहीं पर जो है नलकूप से सिंचाई होती है, कहीं कुओं से, कहीं तालाब से, कहीं जो है पंपिंग सेट से, और कहीं वो जो लगा होता है पानी जो गिरता है। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो सिंचाई के लिए चूंकि हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर सिंचाई पर जो कानून बनते हैं अलग अलग राज्य के स्तर पर अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर एक विषय और आपको कंफ्यूज कर सकता है, गैस राज्य विषय के अंतर्गत रखा गया है। आपको लगता है कि गैस केंद्र का होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो है गैस पर जो है यानी कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के अंतर्गत है, राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। शराब, आप जानते हैं बिहार में शराब बंदी है, ठीक है, तो भैया शराब पर टैक्स लगाना है, शराब को बंद करना है, शराब को क्या करना है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है, ठीक है। आप जानते हैं जब बिहार में शराब बंद है तो पेट्रोल महंगा है, क्योंकि शराब से अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, और उधर भाई प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो है क्या हो रहा है, जो है उसका पेट्रोल का कीमत बढ़ी है, ज्यादा है। मनोरंजन टैक्स, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स, ये भी कंफ्यूज कर सकता है, लगेगा आपको कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत है भैया, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, कैपिटेशन टैक्स, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर कृषि आय पर कर, हाँ, कृषि पर अगर कोई कर लगता है तो कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगा। और बाकी आयकर जो होते हैं वो किस, उस पर कौन टैक्स लगाता है? केंद्र सरकार, ठीक है। कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ठीक है। ये सारी चीजें टैक्स किस, इस पर कानून कौन बनाता है? इस पे कानून बनाता है राज्य, यानी जो है राज्य विधान मंडल, ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षा याद रखना, ये किस, इस पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची। वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन पर कानून कौन बनाता है? राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। विवाह व विच्छेद, इस पे समवर्ती सूची में है। कारखाने, समाज, कारखाने मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, वृत्तियां, माप बाट, ये न्याय भैया समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विकास, उत्तराधिकार, विद्युत, ठीक है, विद्युत भी ध्यान रखना भाई, ये राज्य सूची के अंतर्गत है, ओ सॉरी समवर्ती सूची के अंतर्गत। कीमत नियंत्रण, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों पर अपमिश्रण, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण और विधिवृत्ति, ठीक है, यहाँ पर विधिवृत्ति, चिकित्सा पूर्ति, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय, ये सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और जो है केंद्र दोनों को है, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो जो है अगर कानून कोई बन गया है राज्य स्तर पर तो वो मान्य हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कुछ एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे विदेशी मामले। विदेशी मामले संघ सूची से संबंधित है एकदम, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आई होप। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा, ये भी आप जानते हैं संघ सूची से संबंधित, ये भी दिक्कत नहीं होगी। लोक व्यवस्था में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये किसका? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन समवर्ती सूची का है। औद्योगिक विकास, विवाद और आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर से सरकार चुनाव मतलब कानून बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देखना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विभिन्न सूचियों में शामिल किए गए विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अब देखो भाई, विदेशी मामले व परमाणु ऊर्जा संघ सूची संबंधित है, हाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला, लोक व्यवस्था और पुलिस, ये राज्य सूची से संबंधित है, बिल्कुल है, ठीक है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं व जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत, बिल्कुल है।
तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये तीनों युग्म सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई अगला। यहाँ पर अगला देखो, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैंकिंग, बीमा और स्टॉक एक्सचेंज जैसे विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि, आय पर कर और भू राजस्व पर लगान जैसे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। बांट माप और श्रम विवाद औद्योगिक समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, हाँ ये सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों विषय आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तक हमने इन सारे इनको देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट फेज की तरफ। ठीक है, भारतीय संविधान। हाँ, भारतीय संविधान एक ऐसा विषय है जहां से निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं आपको इंसिस्ट करके कहूंगा, जोर देके कहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और इनको तैयार करें। अब हम बात करते हैं, जब संविधान संशोधन की बात आती है मित्र, तो समझना पड़ता है चीजों को कि संविधान संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्या है आखिर संविधान संशोधन। आपको समझना, जानना और सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। हमारे जो है हम लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। ठीक है, लेकिन क्या आज भी वैसी है? बिल्कुल नहीं है। आज 1947 के बाद लगभग अभी हम लोगों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 80 साल के बाद अगर आप देखें तो स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार नियम कानून को हम वैसे नहीं रख सकते। उसमें बदलाव स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ठीक है, उसमें बदलाव स्वाभाविक सी चीज है। तो अब वही लगातार परिवर्तित होते देश व समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक है ताकि परिस्थितियों के अनुकूल उनको बनाया जा सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संविधान संशोधन की क्यों आवश्यकता है। अब देखो भाई, यहाँ पर समझेंगे हम संविधान संशोधन का आधार। हम चूंकि आप जानते हैं हमारा जो संविधान है वो अलग अलग संविधानों से हम लोग चुन करके इंपॉर्टेंट चीजों को, अच्छी चीजों को कलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है उसको हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने एडॉप्ट किया है। ठीक है, और इसका वर्णन कहां पर है? वर्णन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाग 20 के अंतर्गत, भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 368 कितना? 368 खूब एकदम रट्टा मार लेना भाई। इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन के नियमों एवं कानूनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या संसद संशोधन कर सकती है? क्या भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है? हाँ, प्रदान की गई है। संसद को की संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन अबाध नहीं है। जब मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे नहीं कर सकते हो आप। कुछ नियम कानून है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। बल्कि यह न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन का पर जो है के अधीन होता है। कोई भी कानून ऐसा है जो हमारे संविधान की मूल आत्मा को ठेस पहुंचाए, वो संविधान संशोधन अपने आप क्या हो जाता है? null and void हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। वो जो है अस्तित्व में नहीं रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य, जो कि 1973 में ये वाद आया था। बहुत बार क्वेश्चन, हजारों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 1000 से ज्यादा बार पूछा गया होगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद कब आया था? 1973 में। किससे संबंधित था? ये भी ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर क्या है, इसमें प्रतिपादित किया गया जिसके अनुसार न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि अथवा संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। मतलब हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है, ठीक है, जो हमारे लोगों के लिए बनाई गई है, हमारे जिसका जो उसका मूल उद्देश्य है हमारे संविधान का, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक
और जो है तमाम इसकी जो गुण है हमारे, ठीक है, उनकी हानि नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए चीजें, तब आप संविधान संशोधन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान ही उलट के पलट डालो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा संविधान की कुछ चीजें हैं जिनको विशेष ध्यान रखना होगा। संसद संविधान के किसी भी सदन किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में किया गया संशोधन अवैध माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी भी संविधान के दो प्रकार होते हैं। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, संविधान में अगर संशोधन करना है तो दो प्रकार होते हैं, पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यार अनौपचारिक क्या होगा, औपचारिक क्या होगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में अनौपचारिक संविधान संशोधन का मतलब यह है कि संविधान में घोषित तौर पर जैसे जो प्रोसेस होता है उन प्रोसेस को बिना फॉलो किए, ठीक है, संविधान के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन आ जाए, ऐसा समय समय पर न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। संविधान की व्याख्या से ऐसा होता है। आप समझ लीजिए कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा संविधान है, उसका अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं, और समय समय पर बहुत सारे वाद आते रहते हैं, ठीक है। तो उन वाद को ध्यान में रखते हुए जब आने वाले समय, चूंकि आप जानते हैं कोई वाद आता है यानी कोई डिसीजन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, और अगर वो एक तरीके से कानून हो जाता है, बाद में कोई विवाद होता है तो उस वाद को जो है वहां पर ध्यान दिया जाता है, उसको काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। तो वो भी एक प्रकार का संविधान में संशोधन ही समझो, अनौपचारिक रूप से, पूरे प्रोसेस को फॉलो करके या इस तरीके से नहीं किया गया, लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा की गई संविधान की व्याख्या के अंतर्गत ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें औपचारिक संविधान, औपचारिक संविधान संशोधन, दूसरे वर्ग में वे संविधान संशोधन शामिल है जिन्हें औपचारिक संविधान संशोधन कहा जाता है। इसका संबंध संविधान को संशोधन करने वाली उस प्रक्रिया से है जो संविधान में ही लिखी गई है। किसमें? अनुच्छेद 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है, भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, और उसमें ये चीज का जिक्र किया गया है कि कैसे संविधान का संशोधन किया जा सकता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करके जिस संविधान का संशोधन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? औपचारिक संविधान संशोधन। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन की प्रकार की हम बात करें तो तीन प्रकार होते हैं भैया। साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, और विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं हमारे संविधान में कुछ कुछ ऐसे विषय हैं जिनको साधारण बहुमत के द्वारा जो है चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय हैं उनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ के लिए तो विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन ही संभव है। एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, नहीं तो जब मर्जी हो किसी पार्टी की सरकार हो अच्छी बढ़िया, मर्जी में आया उठाया हटा दिए, चलो हटाओ इसको, इस संविधान का भाग अब नहीं रहा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे संविधान को बहुत सोच विचार कर बहुत बुद्धिमानी तरीके से बनाया गया। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रख लीजिए भैया, संविधान संशोधन किसमें वर्णित है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साधारण और विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन, यानी तीन प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक एक हम देखेंगे और समझते भी चलेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, आप इनका जो है आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के जो संविधान की प्रक्रिया है उसका उल्लेख कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। अनुच्छेद 368 में, किसमें? अनुच्छेद 368 में, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर हम देखें अगला भाई, तो ये है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती 1973, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। चलो भाई अब आगे देखते हैं यहाँ पर अब संविधान संशोधन के प्रकारों को हम देखते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत भैया किसे कहते हैं? कैसे साधारण बहुमत के द्वारा जो है संविधान संशोधन किया जाता है? साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त हो जाती है साधारण बहुमत के लिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल सी बात है। कोई छोटा मोटा विषय है, जैसे सांसदों को अपना वेतन बढ़ाना हुआ, या कोई ऐसे कानून छोटे मोटे कानून बनाने हुए,
या संशोधन करने हुए, तो उसके लिए जो साधारण बहुमत है उसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें जो है अगर आप देखें तो उसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, उपस्थित तथा मत देने वाले, जितने मत देने वाले सदस्य हैं उनमें आधे से अधिक, 100 लोग हैं, 51 लोग पॉजिटिव वोट कर दिए, हो गया, काम खत्म। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे उपबंधों का संशोधन अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो जो विषय है उनमें संविधान संशोधन ये साधारण बहुमत द्वारा वाला नहीं माना जाता है। साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं उनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें स्पष्ट किया गया है कि उनमें किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने साधारण बहुमत देख लिया, अब हम विशेष बहुमत देख ले, ये कैसे होता है। घबराइए नहीं भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा। और अभी हम और जो इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन हुए उनको भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रकार को भी समझते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत प्लस जो है राज्यों का समर्थन, ये क्या है। ठीक है, जो संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, या फिर आपसे कथन कारक में दे देगा तो गलती हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, संविधान के अधिकतर उपबंध विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। अधिकतर जो उपबंध है लगभग 90% कह सकते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, संविधान के ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है उन्हें छोड़ करके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सभी उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया भैया। अब देखो यहाँ पर स्पेशल अगर मेजोरिटी है तो उसका क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, बताइए जरा। अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, संसद की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सदन की कुल संख्या का अर्थ सदन की औपचारिक कुल संख्या से है, ये नहीं उपस्थित, ध्यान रखना भाई। ठीक है, औपचारिक कुल संख्या से है, ना कि तत्कालिक उपस्थित 50%। ठीक है, उसके साथ साथ उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और उसके साथ साथ उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का अर्थ है यदि कुछ सदस्य मत विभाजन के समय उपस्थित हो किंतु मतदान में हिस्सा ना ले तो 2/3 की गणना करने के लिए उनको शामिल नहीं किया जाएगा। आप क्योंकि जानते हैं बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो रहेंगे लेकिन वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको नहीं शामिल किया जाता है। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो विशेष बहुमत है और उसके साथ साथ संशोधन, संविधान संशोधन का जो विधेयक है और राष्ट्रपति का जो पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा तुलनात्मक आप देख लीजिए। इनका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को स्पष्ट विशिष्ट बहुमत, अर्थात अनुच्छेद 61 में क्या है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है। और उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कुल संख्या का बहुमत, ठीक है, प्लस उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत अथवा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, चलो भैया यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर अब ये है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश बंदों को किस प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जाता है, तो विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत। क्वेश्चन आ गया भाई, गलती कर सकते थे आप अगर नहीं पढ़े होते तो। यहाँ पर देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कम से कम कितना बहुमत होना चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत, ये आपका यहाँ पर सही हो गया। चलो अब देखते हैं अगला, विशेष बहुमत देख लेते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत वही सारी चीजें जो विशेष बहुमत हो जाए, अभी जैसा कि हमने देखा वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको 50% राज्यों के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे संशोधन होते हैं विशेष जो मेजोरिटी वाला, स्पेशल मेजोरिटी वाली प्रक्रिया को फॉलो करो, प्लस
क्या करो, राज्यों के पास आपको जाना पड़ेगा और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा, जहां कम से कम 50% राज्य विधानसभा मंडलों द्वारा इस विधेयक पर समर्थन प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। राज्य के विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन या साधारण बहुमत से किया जाता है। ध्यान समझना मेरे भाई, यहाँ पर जब विधानमंडल में जाएगा तो साधारण बहुमत से उसको 50% राज्यों के द्वारा पारित कराया जाना अनिवार्य, और ये कब होता है, स्पेशल बहुत विशेष केस में होता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मेजर रीजन हो उसमें किया जाता है, और साधारणतः जो है विशेष बहुमत के माध्यम से ही संविधान संशोधन कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति इसके लिए अनिवार्य नहीं है, और जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य है, बस कलम उठाए साइन करे, वो पूछ भी नहीं सकता कि भैया क्या करवा रहे हो आप, इस बात को समझ, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना तो वीटो पावर लगा सकता, ना तो रोक सकता है, कुछ नहीं कर सकता, सिवाय उसके पास एक विकल्प है, कलम उठाओ साइन कर दो, ठीक है, और वो कानून का रूप हो जाए। इतनी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का देखें यहाँ पर अनुसमर्थन, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा कितने राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए, कम से कम 50%, ठीक है, तो जानते ही है हम लोग। अब इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर, संविधान संशोधन के विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं बुलाई जा सकती है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। इसे केवल राज्यों की विधानसभाओं में ही पेश किया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, केंद्र मतलब जो है संसद के किसी भी विधानसभा में, किसी भी सभा में, या लोकसभा या राज्यसभा में, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, नहीं ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के संशोधन कैसे करेंगे उस पर आप देख लेते हैं। प्रस्ताव का प्रारंभ, संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी शुरुआत लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, कहीं से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 107(8) में इसका जिक्र भी है, विशेष बहुमत की अनिवार्यता की बात करें तो जो है विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है, कुल सदस्य संख्या का आधा या अधिक अथवा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखें यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जैसे संयुक्त बैठक, चूंकि आप जानते हैं लोकसभा की संख्या अधिक होती है, पता चले किसी सरकार का लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में नहीं है, संयुक्त बैठक बुला करके जो है सब एकदम बराबर करके यहाँ पर संयुक्त बैठक बुला करके कानून को पारित कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। संसद में संसद के दोनों सदनों में, राज्य हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में अलग अलग जो है पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। संशोधन ये विधेयक के बहुत इंपॉर्टेंट नियम, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको याद रखेगा। अब यहाँ पर अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो संसद में कहीं भी पेश करो, चाहे लोकसभा में, कहीं राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी एक में विशेष बहुमत से पास कराओ, जरूरत हो तो राज्यों के पास ले जाओ, ठीक है, अगर नहीं जरूरत हो तो बस काम हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजो, राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन कर देगा मूक दर्शक बन के। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आधारभूत ढांचे, ये शब्द बहुत बार आया है, जिसमें यह है कि भाई कोई भी संविधान संशोधन है हो, लेकिन हमारे आधारभूत ढांचों के साथ जो है छेड़खानी ना कर रहा हूं, और आधारभूत ढांचे वो क्या हो सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, ठीक है, विधि का शासन ये भी बना रहे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, ये भी कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे इमोशंस हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, संविधान का संघात्मक ढांचा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा और सरकार का संसदीय स्वरूप, ये सब जो है हमारे संविधान का प्रमुख जो है आधारभूत ढांचे हैं। इसके अतिरिक्त देश की संप्रभुता मेंटेन होनी चाहिए, कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं होगा जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ये अधिकार, संसद के संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति और मूल अधिकारों तथा नीति जो है
तत्वों के मध्य संतुलन बना होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व यानी ऐसे तत्व होते हैं जो राज्यों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, राज्य के लोगों के लिए कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों का सार, सामाजिक व आर्थिक न्याय का उद्देश्य, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप और धर्मनिरपेक्षता करने का मतलब इतने बिंदु हैं जिनको ध्यान में रख करके तब संविधान संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आंसर कर दो भाई। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर क्या राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? हाँ, बिल्कुल बाध्य है। ये 24वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है, इसको आप ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ, 1951 में हुआ, ठीक है। कब? 1951 में। और उसके बाद ये जो है अगर बात करें तो भूमि सुधारों से संबंधित था, जिसको 9वीं सूची में जोड़ दिया गया, ये इतना ध्यान रखना भाई। 7वां संविधान संशोधन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, वही वही देखेंगे बस, ठीक है। चलो, राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है 7वां संविधान संशोधन में, ठीक है। अब यहाँ पर 4 श्रेणियों में बटे हैं, राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखो 10वां संविधान संशोधन, जिसमें दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यार भारत में शामिल किया गया 1961 में? जी हाँ, 1961 में दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है भारत का आधिपत्य नहीं था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन दीव में किसकी शासन थी उस समय? पुर्तगालियों का, ठीक है। पुर्तगाली अभी तक गए नहीं थे हमारा देश आजाद होने के बाद भी, ठीक है। और सबसे लेट में भारत से पुर्तगाली ही गए हैं। तो यहाँ पर 1962 में उनकी विदाई करके क्या किया गया? इनको जो है गोवा को भारत का हिस्सा, दमन दीव भारत का हिस्सा बना लिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। ये 1971 अभी पहले हमने देखा था, तो ये सही है। अब यहाँ पर देखिए भैया 25वां संविधान संशोधन, मूल अधिकारों, जो कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। यानी राज्य सरकार या राज्य नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाता है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है मूल अधिकारों का, जो हमारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 है, तो थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो, अब यहाँ पर 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ, लोकसभा सदस्यों की संख्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बढ़ाई गई है 525 से बढ़ा करके 545 किया गया है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया, ठीक है। तो ये किसमें हुआ था? अनुच्छेद 19 जो है 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। अब हम आगे देखते हैं 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियम को संवैधानिक वैधता के परीक्षण की मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची में प्रवेश कराया गया, जो हमने पहले ही संविधान संशोधन में काफी चीजें देखी थी। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया, और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। पहले भारत में ये पूर्ण राज्य में शामिल नहीं था, अब ये पूर्ण राज्य में आ गया। चलो भाई, अब यहाँ पर हम पहुंचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर, 42वां संविधान संशोधन, जो आपके संविधान संशोधन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। या 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और एक ऐसा संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द जोड़े गए, और साथ में ये नया अनुच्छेद 51 का जो है अंत स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। और ये सब कब हुआ? 1976 में, अनुच्छेद जो है ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है भैया। चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आप प्यारे भैया, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान
कहा जाता है? तो भैया बताओ 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, बन गया। चलो अब इसके बाद अगला देखो, सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत का पूर्ण राज्य बन गया? तो 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, चलो अब आ गए भैया एक और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, ये है 44वां 1978। इसके द्वारा अब यहाँ पर 352 जो आपातकाल की स्थिति थी, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को, क्या है? आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, आंतरिक अशांति पर जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता था, अब उसको सशस्त्र विद्रोह पर कर दिया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। ऐसा नहीं है कि मन में आया प्रधानमंत्री को तो कर दिया आपातकाल घोषित, और ये कब हुआ? 1978 में भैया। ठीक है, चलो जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा। आप जानते हैं हमारा एक मौलिक जो अधिकार है अनुच्छेद 19, वो हमेशा स्थायी हमारे साथ बना रहता है, लेकिन तब वो हटता है कब? जब बाह्य या विदेशी आक्रमण हमारे देश पर या हमारे हो जाए, तब जाकर के इस अनुच्छेद को टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, इस अधिकार को, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, और इसी अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को 31 के तहत जो है 31 अनुच्छेद 31 के तहत जो है मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया संविधान अनुच्छेद 300 का जोड़ करके सिर्फ कानूनी अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक बहुत बार क्वेश्चन बना है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? किस संविधान संशोधन? 44वां जो 78 के अंतर्गत। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया दल बदल कानून से संबंधित है, 1985 में है। ठीक है, इसमें आप चड्ढा को याद रखिएगा भाई, दल बदल कानून समझ रहे हैं? नहीं तो भाई इसमें जो है सिस्टम है, नहीं तो पता चले आया राम गया राम वाला, एक आज सुबह के इस पार्टी में शाम को इस पार्टी में। तो इसमें कानून बनाया गया कि अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीतते हो तो उसके 2/3 से अधिक जो है अगर जो है सदस्य उस पार्टी को छोड़ते हैं, तभी जाकर के आप जो है वैलिड रहोगे, अन्यथा आपकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे आप लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988, इसके तहत चुनाव में मतदान की जो आयु थी वो कितना 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 21 में 61वां संविधान संशोधन, 61 को उल्टा करो भाई, कितना होता है? 16 में बच्चा जवान हो गया, लेकिन उसको चुनाव मतदान देने की स्थिति कब आई? 18 में। तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके याद रखना भाई। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुच्छेद 368 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें 69वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर बनाया गया, दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, और दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। कब? 1991 के 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब 70वां संविधान संशोधन 1992, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा सुरक्षा व 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन की बात करें हम तो यहाँ पर भैया शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ठीक है, चलो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक एग्जैक्टली रखने, यानी इसी साल तक। अब इसके बाद फिर से परिसीमन होगा, सीटें की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, तो यथावत रखने की बात की गई है। और ये कब? 84वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलो भाई अगला देख लेते हैं यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, जिसमें जो है ये 51 का में नया मूल कर्तव्य और 21 का जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कब? 86वां संविधान संशोधन। खूब पूछा जाता है ये। ठीक है,
87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के आधार के स्थान पर 2001 कर दिया गया, और अब जब दोबारा होगा परिसीमन तो फिर और बढ़ जाएगा। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के लिए केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः उसके विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। भैया ऐसा नहीं है कि मन में आया मुख्यमंत्री के तो बोले आओ भैया तुम्हारा को मंत्री बनाता हूँ, आओ तुम्हारा को सबको मुख्यमंत्री मंत्री बना डाले, तो ऐसा नहीं है। सदस्य की 15% संख्या तक ही मंत्री बनाया जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सदस्य मन में आया नहीं मुख्यमंत्री का ना आए तुम मंत्री नहीं बनो, कोई नहीं बनेगा, मैं अकेला राज करेगा, तो अकेला ऐसा नहीं है। कम से कम 12 जो है सदस्य मतलब मंत्री अनिवार्य है। ठीक है। चलो यहाँ पर इतना आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं भैया कुछ और है, इसको हमने क्विक रिविजन में देख लेते हैं, हालांकि छोड़िए। अब यहाँ पर हम देखेंगे 97वां इस संविधान संशोधन में लिखित बदलाव सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। 98वां में कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 को शामिल किया गया। 100वें में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, ये 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है। 101वां 2016 में हुआ था जो जीएसटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा। 101वां बिल्कुल समझ लीजिए, दक्षिणा मिल गया भैया, 101 रुपया दक्षिणा मिल गया। अब याद रखना जीएसटी का दक्षिणा जो घुस जाता है 18% फटाक से। ठीक है। तो अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 200, 316, 368 में व 6वीं व 7वीं अनुसूची में बल भर परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया। और लागू कब हुआ था, 2017 में। ठीक है। संशोधन 2016 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। ये 102वां जो ये है 100 जो है 123वें संविधान संशोधन विधेयक 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं भैया 19 में एक बहुत महत्वपूर्ण, जब चुनाव आया था उस दौरान एक बहुत बढ़िया जो है ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो दिया गया था, ये संविधान संशोधन 103वां था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो मिला था। ठीक है। 2019 में 104 में भी इसी तरीके से संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को लागू किए गए। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्षों से बढ़ाकर 80 वर्षों तक यानी 10 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी किया गया। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं 2021 में, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर 1/3 सीटों को या 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे अनुच्छेद थे, संविधान संशोधन थे, उनको हमने देखा। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये 97वां संविधान संशोधन। ठीक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का जो है आरक्षित किया गया है, ये 33%। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके भारतीय संविधान के संशोधन एवं जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ राज्य एवं समवर्ती सूची संबंधित विषयों को बहुत ध्यान एवं सहजता पूर्वक सरल भाषा में समझा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके अतिरिक्त आपके संविधान की अभी एक क्लास और होगी जिसमें हम प्रमुख संस्थाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है। और बाकी इसके बाद आपका भारतीय संविधान का ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास में मजा आया होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर पीडीएफ चाहिए और सारा कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग मटेरियल चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।